Good morning, sir. This call is now being recorded. Good morning. So बाकी का है धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं. 9 students are there. Actually 7. 10. 11. So हमने यूग्लिनाइट प्रोटेस्ट कंप्लीट किया था. दिस वन इज योर लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था, किंगडम प्रोटेस्टा, और उसमें आपने यूग्लिनाइट प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा. एंड नेक्स्ट comes to second category, nutritional basis पे, that is consumer decomposer protist, और उसमें एक ग्रुप पढ़ना है हमें, that is slime mold. स्लाइम मोल्ड बेसिकली फंगी से डिराइव है. सिंगल सेल के फंगी आप उन्हें बोल सकते हैं. जैसे फंगी में न्यूट्रिशन अभी हम पढ़ेंगे, उसी तरीके का स्लाइम मोल्ड के अंदर भी न्यूट्रिशन है. नेचर में डिकम्पोजर्स हैं, एंड दैट्स व्हाई आप उनको कंज्यूमर डिकम्पोजर मींस दे कंज्यूम फूड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए उनको हम कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट बोलते हैं. प्रोटिस्टियन फंगी भी बोल सकते हैं. जैसे अभी अपने पीछे ग्रुप पढ़े थे, अगर कहीं से अगर आता है कि प्रोटिस्टियन एल्गी कौन सी है, तो उसमें आप डायटम्स, डेस्मेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, इन सबको लिख सकते हैं. इस तरीके से भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि प्रोकैरियोटिक एल्गी कौन सा है, तो किंगडम मोनेरा से ले लीजिए, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. अगर आपसे कहा जाए कि प्रोकैरियोटिक फंगी कौन सा है, तो हमने रे फंगी या एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ा हुआ है. सेम अगर कहा जाए कि प्रोटिस्टियन एल्गी कौन कौन सी हैं, तो उसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड डेस्मेट्स ये ग्रुप आ सकते हैं. और इसी तरीके से प्रोटिस्टियन फंगी अगर कहा जाएगा तो स्लाइम मोल्ड आ जाएगी. इनको आप फंगस एनिमल भी कह सकते हैं, बिकॉज एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी सेम होता है, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक. बट एनिमल होलोजोइक मोड में आते हैं, यूजुअली इनगल्फ करके चीजों को यूज करते हैं. ये इनगल्फ नहीं करते, ये सेप्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में है. तो निकनेम या जो क्वेश्चंस फ्रेम करने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वो वेरिएबल हो सकते हैं. हमें सब जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं. और नेक्स्ट ग्रुप इज स्लाइम मोल्ड. अगर ये फंगी में होते, मींस अगर हम इसको फंगी के क्लासिफिकेशन में पढ़ते, देन द क्लास इज मिक्सो, MYXO, mycetes. mycetes denotes the class of fungi. जैसे हमने प्रोटिस्ट इसमें मोनेरा में एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ा था, यहाँ आप मिक्सोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं. और जो प्रॉपर फंगी में पढ़ेंगे वो तो आपको पता ही है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोबैसिडियो, ड्यूटेरो, क्योंकि वो तो एनसीईआरटी में गिवन है. अदरवाइज निक नेम के हिसाब से मैंने आपको बोला कि आप इन्हें फंगस एनिमल बोल लीजिए, क्योंकि फंगी और एनिमल इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, है. इनको आप प्रोटिस्टियन फंगी कह सकते हैं, प्रोटिस्टा में है और न्यूट्रिशन फंगी के जैसा है. प्रोटिस्टियन फंगी हो सकती है. सेप्रोट्रॉफिक है, प्रोटिस्ट ये भी नाम हो सकता है. सेप्रोट्रॉफिक, प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इनमें से कोई भी निक नेम के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं. और ये सब न्यूट्रिशन से ही कंसिडर किए गए हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिशनल बेसिस पे प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड करते हैं या फर्दर स्टडी करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फंगी का अगर आप न्यूट्रिशन देखेंगे तो फंगी को एक तो मॉइस्चर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए. बैक्टीरिया फंगी दोनों की ग्रोइंग कंडीशंस क्या हैं? दे प्रेफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस. तो अगर ये फंगी है या एनिमल की जैसी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें भी मॉइस्चर चाहिए और वार्म प्लेसेस चाहिए. दूसरी चीज, फंगी क्योंकि न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक मोड में ले रही है, तो जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, जहां डिकम्पोजिशन फास्टर रेट से होगा, जहां ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग मोड में होगा,
वहां पे ये ग्रो कर जाएंगे। तो अगर हम इनकी हैबिटेट का पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले कि हमें कहाँ मिलेंगी, तो हैबिटेट के हिसाब से दे प्रेफर टू ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या भी जैसे कहीं पे लीव्स का ढेर लगा हुआ है, सूखी हुई पत्तियां पड़ी हैं या डंडियां पड़ी हुई हैं, पार्क में किसी कोने में कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया गया है ना, या फॉरेस्ट में कोई अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, तो वहां पे आपको ग्रो करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो जहां भी ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा होगा वहां पे आपको ये मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वाइट कॉमन ऑन लॉन, आपको लॉन में मिल सकती, मॉइस्ट फील्ड में मिल सकती है। मॉइस्चर होना जरूरी है, फंगी के साथ ये चीज हमेशा आएगी कि बिना मॉइस्चर के फंगी ग्रो नहीं कर सकती है ना, तो मॉइस्ट होना जरूरी है। तो मॉइस्ट है, मॉइस्ट फील्ड मैंने आपको बताया। और ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं देखते, आप पहचानते नहीं है बस, वरना आप किसी पार्क में जाइए, किसी बड़े से पार्क में जहाँ पे यूजुअली कोने में कूड़ा कचरा होगा, जहाँ साफ सफाई नहीं होती होगी, जहाँ पे इकट्ठा वेजिटेशन होगा, उसमें जो डिकम्पोजिशन मटेरियल होगा उस पर आपको प्रोटिस्टियन फंगी या स्लाइम मोल्ड्स नजर आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे बाहर क्या आता है किसी भी सेल के लिए, सेल वॉल। हालांकि फंगी में सेल वॉल होती है लेकिन इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। ये स्लाइम मोल्ड इसलिए कहलाते हैं। स्लाइम क्यों आ रहा है, विस्कस नेचर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप सेल वॉल हटा देंगे तो जो इनर लेयर आएगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई नेचर या कोई शेप तो फिक्स होता नहीं है, तो इसलिए किसी भी शेप में ये मोल्ड हो जाते हैं। मोल्ड होने का मतलब है किसी भी शेप में चेंज होना। आप जिधर से मतलब झुकाव देंगे उधर ये ग्रो कर जाएंगे, है ना। अगर कोई लीफ इस तरीके से है तो ये नीचे की तरफ चली जाएंगी, अगर लीफ ऐसे कर दिया आपने तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये ऐसे ग्रो कर जाएंगे। तो किसी भी शेप में चेंज हो सकती है और स्लाइमस विस्कस मटेरियल के जैसी होगी। तो पहली चीज है कि इनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। हालांकि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, जब इनमें स्पोर्स बनेंगे तो स्पोर्स के अंदर सेल वॉल होगी। स्पोर्स हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। स्पोर्स के अंदर जो है वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। अब अगर ये सेल वॉल आपने हटा दी तो बचा क्या, नेकेड, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है नेकेड प्रोटोप्लाज्म हो गया। लेकिन इनके प्रोटोप्लाज्म में एक खास बात ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। जैसे नॉर्मली किसी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होगा, बट इनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई है प्रेजेंट। तो नेकेड है बट ये मल्टी न्यूक्लिएट है। नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म। इस नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट नहीं है, मतलब स्पेलिंग सेम है, बट आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि बाइनोमियल के हिसाब से अगर ये टैलिक में लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम तो मलेरियल पैरासाइट होगा, प्रोटोजोन। लेकिन अगर ये सिर्फ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है तो नॉर्मल फॉन्ट्स में लिखा होगा। तो प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्लाइम मोल्ड। जैसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को जब आप सेल में पढ़ते हैं तो अलग अलग नाम से जानते हैं। अभी हम फंगी में भी पढ़ेंगे, फंगी में जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी वो सिनोसिटिक कहलाती है। स्लाइम मोल्ड में जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है वो प्लाज्मोडियम कहलाती है। और अगर आपको जू में कुछ याद है तो आपने एस्कैरिस या राउंड वॉर्म में जो बॉडी वॉल होती है एपिडर्मिस, वो भी मल्टी न्यूक्लिएट होती है, उसे सिंसीशियम कहते हैं। तो है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, बट तीनों जगह नाम अलग अलग है। दो हम पढ़ेंगे बॉटनी के हिसाब से, अभी हम प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हैं और आगे सिनोसिटिक पढ़ेंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या आएगा, एक्चुअली डिफरेंस इनके बनने में है। और वो जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे तो उसमें अब नॉर्मल माइटोसिस में आपको पढ़ाया जाएगा कि प्लाज्मोडियम कैसे बनता है, सिंसीशियल कैसे बनता है, सिनोसिटिक नेचर किसी भी सेल या माइसीलियम का क्यों आता है। फिलहाल नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज प्लाज्मोडियम। तो आपको ये प्लाज्मोडियम याद रखना है। और ये कई सेवरल फीट तक, जैसे आप पढ़ोगे बुक में लिखा है कि जब एक ढेर लगा होगा सूखी हुई पत्तियों का तो पूरे ढेर पे ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, सब पे स्लाइमस जेली लाइक मटेरियल्स आपको दिखाई देगा। जाड़ों में देखेंगे तो लगेगा कि ओस की बूंदे हैं, लेकिन एक्चुअली ड्यू अगर होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एवोपरेट कर जाएगा, लेकिन ये एवोपरेट नहीं करेंगे, विस्कस जेली लाइक मास में हमेशा पड़े रहेंगे।
ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। नॉर्मल केस में तो मल्टीप्लिकेशन वही है, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, न्यूट्रिशन क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर दोबारा लिखेंगे तो न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक, ऊपर वैसे भी लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय बाइनरी फिशन, और आपने पढ़ा बाइनरी फिशन कब होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो बाइनरी फिशन होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो फिर इनमें स्पोर फॉर्मेशन होगा। और ये फंगी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फंगी की डेफिनेशन में भी हम पढ़ेंगे। फंगी आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, फंगी में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बनाना फंगल नेचर है, हालांकि एल्गी में भी बनते हैं, बट एल्गी और फंगी को सेम ग्रुप में अंडर थैलोफाइटा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि दोनों ही स्पोर बनाते हैं। लेकिन फंगी का फिक्स है, सेप्रोट्रॉफिक के साथ अगर कोई स्पोर बनाने वाला है तो इन जनरल वो ग्रुप फंगी होगा। ऐसे ही अगर ऑटोट्रॉफिक के साथ कोई स्पोर बनाने वाला है तो इन जनरल वो एल्गी होगा। ये डिफरेंस है। तो ये कॉमन है। तो इसलिए ये स्पोर फॉर्मिंग है। अब स्पोर कहाँ बनेगा, आपने फंगी में पढ़ा होगा, स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोर फॉर्मिंग नेचर है इनका। और ये कहाँ बनेंगे, इनसाइड स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजिया बनेगी, उसमें स्पोर्स होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर एग्जांपल, है ना, कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इस पे मान लीजिए एक नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई तो ये प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म में ग्रो कर रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कंडीशन हो गई नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्लाइम मोल्ड। अब जब ये ग्रो करेगा मींस जब इस पे अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो यहाँ पे स्पोरेंजिया बन जाएगा इस तरीके से, जिसके अंदर न्यूमरस स्पोर्स हैं। ये स्पोरेंजियम, जैसे आप फंगी में भी पढ़ेंगे, दीज आर स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या होंगे, ये दे फॉल ऑन suitable substrate। और डिस्पर्स किससे होते हैं, ये क्वेश्चन नीट का ही है। डिस्पर्स्ड बाय एयर। स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा, ये स्पोरेंजिया एक टाइम के बाद बर्स्ट करेगी, स्पोर्स एयर के थ्रू ब्लो हो जाएंगे, ब्लो करने के बाद किसी न किसी सबस्ट्रेट पे गिरेंगे। तो जब एक सुटेबल सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है, वही ऑर्गेनिक मैटर, कोई डिकेइंग सब्सटेंस होगा जहां पे स्पोर गिरेंगे, और अगर कंडीशन फेवरेबल आई तो ये जर्मिनेट करके, ऐसे लिख सकते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जर्मिनेट करके दोबारा प्लाज्मोडियम बना देंगे, है ना। इनका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, तो इस तरीके से बन जाएंगे। बहुत सिंपल है वैसे तो, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा ही हुआ है कि ठीक है, एक अगर नॉर्मल है फेवरेबल कंडीशन तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, बाइनरी फिशन। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन पूछ लिया जाए तो सिंपल है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, यूजुअली फंगी में स्पोर बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में, बट स्लाइम मोल्ड में कब बनते हैं, अनफेवरेबल में। तो ये याद रखना है कि स्लाइम मोल्ड का स्पोर अनफेवरेबल सिचुएशंस में बनेगा। दूसरा नीट में ऑलरेडी आ चुका है कि स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा, देन बाय एयर। एबायोटिक मीडियम है, एयर के थ्रू ये डिस्पर्स करेंगे, और जब कंडीशन फेवरेबल होगी और सबस्ट्रेट अगर उनका सुटेबल होगा तो वहां इनका जर्मिनेशन होगा और फिर एक प्लाज्मोडियम बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी साइकिल पूरी हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है कि
जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने होगा तो उस टाइम पे होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक ही है। अगर यहाँ से कभी आ जाए कि स्लाइम मोल्ड का नेचर क्या है, मतलब क्योंकि हम यूकैरियोट पढ़ रहे हैं, अब यूकैरियोट में आपसे डायटम्स हैं, डेस्मिड्स हैं, यूग्लिनाइड हैं या स्लाइम मोल्ड है, आपसे पूछा जाए कि स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, तो ये हैप्लॉइड होते हैं, है ना। अगर हम इनको क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो प्लाज्मोडियम कैसा है, एन। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है एक न्यूक्लियस में, बट न्यूक्लियस का नंबर बहुत ज्यादा है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। क्रोमोसोम कैसे होंगे एक न्यूक्लियस के अंदर, हैप्लॉइड सेट होगा, बेसिक सेट, तो ये एन है, तो इस फोर्स भी एन हो गया, क्योंकि यहाँ कोई मियोसिस या फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, सब जगह सेम आएगा। तो अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन और फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें प्रॉपर गैमीट्स बनते हैं, है ना। हालांकि मतलब आपके लेवल पे स्लाइम मोल्ड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको जितना ये लिखा हुआ है इतना ही काफी है। आपको नाम लिखने हो तो लिख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनेंगे तो वो दो टाइप के बनेंगे, या तो नॉन मोटाइल होंगे, इनको बोलते हैं मिक्स अमीबी। मिक्स मतलब मिक्सोमाइसिटीज यानी स्लाइम मोल्ड, अमीबा क्योंकि इनका कोई शेप नहीं होता तो मिक्स अमीबी है। और अगर मोटाइल गैमीट्स होंगे तो इन्हें स्वॉर्म सेल्स कहते हैं। दोनों में से कोई एक ही बनेगा डिपेंडिंग ऑन द जीनस। किसी स्लाइम मोल्ड के अंदर मोटाइल गैमीट्स बनते हैं तो स्वॉर्म सेल्स, किसी में नॉन मोटाइल बनते हैं तो मिक्स अमीबी। और बाकी आप समझ ही जाएंगे, अगर मैंने मान लीजिए इसी में गैमीट बनाए होते तो दो गैमीट बन गए, दो स्वॉर्म सेल्स बन गई, दोनों गैमीट्स फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन गया, जाइगोट में मियोसिस हो गई तो फिर स्पोर्स बन गए जर्मिनेट करके हैप्लॉइड। जैसे एल्गी में आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, सेम हियर। ऐसे ही मान लीजिए अगर नॉन मोटाइल गैमीट्स है तो मिक्स अमीबी हो गए, दो मिक्स अमीबी फ्यूज करेंगे तो एक जाइगोट बनेगा। मियोसिस के बाद फिर से यही कंडीशन आ जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस और सिनगैमी गैमीट्स हैं, गैमीट के केवल नाम अलग है डिपेंडिंग ऑन लोकोमोशन, लेकिन गैमीट या तो दो मिक्स अमीबी फ्यूज करेंगे या दो स्वॉर्म सेल्स, एक जाइगोट बन गया, मियोसिस करा दीजिए, फिर से हैप्लॉइड स्टेज आ जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है, एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए कि गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं देन मिक्स अमीबी, एंड इफ दे आर मोटाइल देन कॉल्ड स्वॉर्म सेल्स। ये स्लाइम मोल्ड के बारे में हो गया, है ना। अब लास्ट ग्रुप जो प्रोटिस्टा में है दैट इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन्स बेसिकली एनिमल के हिसाब से है, बट प्रोटिस्टा में जितना हम पढ़ सकते हैं वो देख लेते हैं। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, आपने इनके न्यूट्रिशन के हिसाब से लिखा है कि ये प्रेडेटर पैरासिटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रेडेशन होगा, प्रेडेशन का मतलब है प्रे की फॉर्म में अपने फूड को यूज करना, या पैरासिटिक नेचर होगा तो होस्ट की फॉर्म में उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेना, तो उसके हिसाब से ये प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट कहलाते हैं। यानी आप प्रिमिटिव एनिमल्स बोल सकते हैं या प्रोटिस्टियन एनिमल्स हैं ये। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मींस एनिमल, तो ये प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं, सिंगल सेल के एनिमल्स मान सकते हैं। तो एनिमेलिया किंगडम क्योंकि पूरी फेरा मल्टी सेलुलर से स्टार्ट हुआ, तो उसमें अगर सिंगल सेल का कोई एनिमल होगा तो प्रोटोजोअन। लेकिन सिंगल सेल का एनिमल कोई भी एनिमेलिया किंगडम में नहीं है, सिंगल सेल के एनिमल प्रोटोजोआ की फॉर्म में अंडर किंगडम प्रोटिस्टा है, जो अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब अगर एनिमल है तो एनिमल में अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो डिपेंड करता है, प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक भी हैं, प्रोटोजोअन पैरासिटिक भी हैं, प्रोटोजोअन्स टेरेस्ट्रियल मोड में भी सरवाइव करते हैं। तो अगर वैरायटी के हिसाब से लिखेंगे, हैबिटेट के हिसाब से, तो प्रोटोजोअन्स एक वाइड रेंज को शो करते हैं। बीइंग एन एनिमल सेल अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती,
ऑफ कोर्स प्रोटोजोन में भी सेल वॉल नहीं होगी। अगर यूकैरियोटिक है तो प्लास्टिड्स नहीं होते एनिमल सेल में, प्रोटोजोन्स में भी नहीं होंगे। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होगा, आप पढ़ ही रहे, प्रेडेशन या पैरासिटिक होगा। बीइंग एन एनिमल लोकोमोशन जरूर होगा, तो इंपॉर्टेंट इज कि ये लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन के बेस पे ही इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है ना। एक तो चीज इसमें आएगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के हिसाब से ये हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक में भी या तो प्रेडेटर या पैरासाइट, इन दोनों में से कुछ आएगा है ना। अगर प्रेडेटर है तो प्रेडेटर में ये कैसे है, होलोजोइक, होलो मतलब कंप्लीट, जोआ मीन्स एनिमल, मीन्स किसी चीज को निगलना, होलोजोइक कहलाता है। अगर हम प्लांट्स को निगलते हैं तो होलोफिटिक हो जाएगा है ना। तो जैसे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने मोनेरा में पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन करना, डाइजेशन बॉडी के बाहर, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ क्या हो रहा है, जो फूड होगा वो बॉडी के अंदर जाएगा, इनगल्फ किया जाएगा, इसीलिए होलोजोइक है। एंड देन आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड बॉडी के बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो प्रीडेटर में भी अगर है तो होलोजोइक होंगे। पैरासिटिक में क्योंकि डेड जो होस्ट की बॉडी है उससे न्यूट्रिशन लेना है, तो पैरासिटिक तो हमेशा एब्जॉर्प्टिव ही कहलाता है ना। पैरासिटिक में तो कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। सेप्रोट्रॉफिक में एब्जॉर्प्टिव होता है, और प्रीडेटर अगर है तो फिर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होगा। लोकोमोशन प्रेजेंट होगा यूजुअली, प्रेजेंट। और एक एनिमल सेल के हिसाब से जो करेक्टर होने चाहिए, वो आप एनिमल सेल के हिसाब से जो सेल में पढ़ते हैं वो सब चीजें एप्लीकेबल है। लाइक सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह सेल कोड ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होते, लाइसोसोम एनिमल सेल में होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, माइटोसिस मियोसिस होगी, एवरीथिंग इज सेम, उन सब में कोई चेंजेस नहीं है। जो एक एनिमल सेल के तरीके से या यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से जो हमने जर्नल प्रोटोजोन्स के कैरेक्टर्स पढ़े हैं, वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के बेस पे ही प्रोटोजोआ को फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ना, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इनके 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं ना। वो ग्रुप्स क्या क्या है, सबसे पहला हम इनको इसी तरीके से पढ़ लेते हैं, जो ये आप ग्रुप्स लिख सकते हैं या इनका न्यूट्रिशन लिख लीजिए, या लोकोमोशन है, या एग्जाम्पल, क्योंकि आपको बस फिलहाल प्रोटोजोन से इतनी ही चीजें पढ़नी है। किसी भी ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये देखना है, तो हमें 4 ग्रुप पढ़ने, आप इस तरीके से चारों को पढ़ सकते हैं। जैसे पहला ग्रुप अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट ग्रुप क्या दे रखा है, दैट इज अमीबॉइड प्रोटिस्ट, अमीबा के जैसे। अगर अमीबा के जैसे होंगे तो क्या कहलाएंगे, अमीबॉइड, लाइक अमीबा। अमीबा पे न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन यहाँ पे दोनों है, प्रेडेटर भी है, पैरासिटिक भी है। लोकोमोशन कैसे होता है, बाई स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मींस लेग, तो इनके अंदर फॉल्स लेग बनती है जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है वो ये लोकोमोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो प्रेडेटर में एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा, और पैरासिटिक में एंटमीबा। अब इसके आगे की जो डिटेल है वो आप जूलॉजी से लिंक करना चाहें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको अमीबिक डिसेंट्री पढ़ाया गया होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो ह्यूमन में अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। यूजुअली जब आप बुक से क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि वो वाले क्वेश्चंस की एंटमीबा पैरासिटिक है तो इसका होस्ट कौन सा है, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, फिर होस्ट में प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, याद है ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं तभी। एंटमीबा कैसा पैरासाइट है, मोनोजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है, बताइए। इज इट ए मोनोजेनिक, मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक में से कौन सा है पैरासाइट। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन वन होस्ट, और डाइजेनेटिक का मतलब क्या है,
कंप्लीट्स इन 2 होस्ट। एंटमीबा में होस्ट क्या है? ह्यूमन, एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो एंटमीबा कैसा पैरासाइट होगा? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो ये क्वेश्चन हालांकि आपको जू में पढ़ाया जाएगा जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है जिस बुक से करें वहां पे ये चीजें भी हो। हमें इनको पढ़ना है टेक्सोनॉमिकली कि ये प्रोटिस्टा का पार्ट है, तो हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भी तो आप जू के हिसाब से उनको कर सकते हैं। अमीबा प्रोटिस्ट में इन दोनों को अलग अलग करना हो कि न्यूट्रिशन किसका कैसा है, मैंने सीक्वेंस में लिखा है। अमीबा प्रीडेटरी मोड का है। अमीबा फाइगोसाइटोसिस से या पिनोसाइटोसिस से सॉलिड या लिक्विड फूड को इनगल्फ करता है, फूड वैक्यूल में डाइजेशन करेगा और उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड अनडाइजेस्टेड फूड को इजर्शन। बट एंटमीबा हमारी बॉडी के अंदर होगा, ह्यूमन की बॉडी में होगा, बीइंग ए पैरासाइट। वो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। फिर डिसेंट्री के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? या मोनोजेनेटिक पैरासाइट है क्योंकि ह्यूमन इज द ओनली होस्ट, प्राइमरी होस्ट भी वही है और सेकेंडरी तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये मोनोजेनेटिक है। लोकोमोशन कैसे होता है? बाई सीडोपोडिया। सीडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग। तो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बनते हैं, क्रॉलिंग मूवमेंट जैसे होता है, क्रॉल करके जाना, उस तरीके से मूव करते हैं। सेकेंड ग्रुप क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। ये इनमें जो भी है प्रेडेटरी नेचर है। न्यूट्रिशन कैसा है? प्रेडेटरी। बाई करके प्रेडेटरी। लोकोमोशन कैसे होगा? बाई फ्लैजिला। लोकोमोशन कैसे? बाई फ्लैजिला। और एग्जाम्पल क्या होगा? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस तरीके से कि प्रोटिस्टा में यूग्लिना को कहाँ रखा गया? तो पहली चीज ये कि यूग्लिना को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मान के आपने रखा हुआ है ना। यूग्लिना का ऑप्शन क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और उसके हिसाब से वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आपने 9th पे जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। बट जो टैक्सोनॉमिस्ट यूग्लिना को एनिमल मानते हैं, तो क्योंकि यूग्लिना में लोकोमोशन कैसे होता है? बाई फ्लैजिला। यूग्लिना का फिगर बनाया था उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो यूग्लिना लोकोमोट कैसे करता है? बाई फ्लैजिला। तो यूग्लिना की पोजीशन कहाँ होगी? अंडर प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट और उसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट में। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल यूग्लिना तो लिख रहा हूँ लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि यूग्लिना प्लांट है तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट करके अलग से कॉलम है। अगर यूग्लिना को एनिमल मोड के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो अंडर दिस ग्रुप आएगा, बिकॉज यूग्लिना में एनिमल मोड से न्यूट्रिशन अगर होगा तो आपने लिखा था होलोजोइक है और वो फ्लैजिला से मूव करता है, तो इस कैटेगरी में आना चाहिए। तो प्रेडेटरी के अंदर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यूग्लिना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब ये एनिमल के हिसाब से होगा तो ये प्रेडेटरी आएगा। स्टार लगा दिया क्योंकि ये चीज माइंड में रखिएगा। और अगर आप पैरासिटिक में कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है, तो यहाँ पे नाम लिखा है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ेंगे। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इंटरमीडिएट या वेक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। डिजीज ट्रिपैनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस आपने अगर पढ़ा हुआ है तो कॉज करता है। थर्ड कैटेगरी क्या है? सीलिएटेड प्रोटिस्ट है। लोकोमोशन कैसे होगा? बाई सीलिया। न्यूट्रिशन कैसा है इनका? प्रेडेटरी। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? या पैरामीशियम, पैरामीशियम के निक नेम में इसे स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। एनिमल से छोटा है तो एनिमल क्यूल। और दूसरा एग्जाम्पल वॉर्टिसेला, ये घंटी के जैसा है तो बेल एनिमल क्यूल कहलाता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, स्लीपर एनिमल क्यूल है, बेल एनिमल। इनमें सीलिया से होगा। अब यहाँ पे भी जैसे ये कि एनसीईआरटी ने इतना दे दिया, लेकिन जब नीट में क्वेश्चन आया, नीट 2018 में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं,
जैसे नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट इनमें से बाई न्यूक्लिएट कौन सा है, और दोनों न्यूक्लियाई का फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो ऐसे ग्रुप ये वाला है, और इसमें एग्जाम्पल उस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो पैरामीशियम दिया हुआ है। तो पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई, हालांकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का हो गया बिकॉज एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया कि कोई ऐसा भी ग्रुप है जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई की प्रेजेंस है, लाइक सीलिएटेड प्रोटिस्ट में पैरामीशियम, इसमें 2 न्यूक्लियाई भी होते हैं, और एक स्पीशीज ऐसी भी है जिसमें 3 न्यूक्लियाई होते हैं। तो पैरामीशियम के अंदर आपको जो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं आएगा वर्ड, है ना, बाई न्यूक्लिएट या ट्राई न्यूक्लिएट का ही ऑप्शन है। पैरामीशिया ऑरेलिया, पैरामीशिया ओविलिया, ये अलग अलग स्पीशीज हैं कॉर्डेटम, जिनके अंदर बाई न्यूक्लिएट ट्राई न्यूक्लिएट वाला ऑप्शन आएगा। तो पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई हैं, आप अपने नोट्स जहाँ भी बना रहे हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई और 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और पैरामीशियम ऑप्शन नहीं है तो सीलिएटेड प्रोटिस्ट भी हो सकता है ना, बिकॉज ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी का एग्जाम्पल। और क्योंकि ये पैरासिटिक नहीं है तो यहाँ मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक की बात आएगी नहीं। पैरासाइट के लिए वर्ड आते हैं मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब वन होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो, जैसे एंटमीबा है, और डाइजेनेटिक का मतलब 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। और जब 2 होस्ट आएंगे तो फिर ये भी बात आएगी कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, और किस होस्ट में कितना काम पूरा होता है। फिर वो आपको पूरी लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी एज पर ऑर्गेनिज्म। तो ट्रिपैनोसोमा डाइजेनेटिक है, एंटमीबा मोनोजेनेटिक है ना। बाकी मैंने जो लिखे वो फिलहाल पैरासिटिक नहीं है। जो लास्ट ग्रुप है वो स्पोरोजोअन्स है, ये पैरासिटिक है। मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट, मतलब बॉडी के अंदर होंगे, और अगर बॉडी के अंदर है तो लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे लोकोमोशन क्या है, एब्सेंट। और एग्जाम्पल क्या आएगा, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम, आपका प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में है, सेम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दी हुई है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज है, 4 स्पीशीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं, अलग अलग टाइप का। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे आप कह सकते हैं लीथल है या डेडली है। तो उसकी लाइफ साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि ये भी डाइजेनेटिक है। एक होस्ट ह्यूमन है और एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है जो वेक्टर का काम करता है। और जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी होस्ट में क्या पार्ट हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरी होस्ट में हो रहा है ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम भी कैसा है, एक डाइजेनेटिक पैरासाइट। अब क्योंकि वो ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रहा है या मॉस्किटो में कर रहा है, तो जहां मॉस्किटो जाएगा जहां ह्यूमन जाएगा वहां प्लाज्मोडियम होगा ही होगा। बॉडी के अंदर रहता है, लोकोमोशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेचर ने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट कर दिया और पैरासिटिक मोड में है। ये मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट है। ये स्लीपिंग सिकनेस का पैरासाइट है। ये अमीबिक डिसेंट्री का पैरासाइट है। तो प्रोटोजोअन्स को उनके न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के बेस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये चीज आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में कुछ देख लीजिएगा अगर दिया तो। आई थिंक प्रोटोजोअन्स में हमारे लिए इतना ही काफी है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली इनकी लाइफ साइकिल से होंगे, जो आपको कहीं और पढ़ाया जाएगा, किसी और चैप्टर का वो पार्ट है। सो दिस कंप्लीट्स किंगडम प्रोटिस्टा। एक मिनट आप पेज लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। ये एग्जैक्टली ले सकते हैं, हो रहा है ना कवर सारा। हो गया। नेक्स्ट किंगडम फंगी, थर्ड किंगडम जो आप पढ़ेंगे वो फंगी। हटा दो। यस सर। फंगी को किंगडम माइकोटा भी कहा जाता है। फंगी और किंगडम माइकोटा, ये आपको पढ़ना है। और इस तरीके से फंगी की स्टडी क्या बन जाएगा, माइकोलॉजी। माइकोटा से वर्ड आ जाएगा माइकोलॉजी। फंगी
हमें थर्ड किंगडम पढ़ना है। अब हम प्रॉपर क्या पढ़ रहे हैं, फंगी क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब जहां तक मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट की बात है, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों वर्ड्स ऑल थ्री किंगडम पे अप्लाई होते हैं, बिकॉज फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, आगे के जो 5 किंगडम में 3 किंगडम बचे हुए हैं, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ऑल दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। लेकिन इनको किस बेस पे अलग किया गया, जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आर.एच. वेटेकर ने क्या क्राइटेरिया यूज किए, तो अगर हम सेल का स्ट्रक्चर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक है, तो उससे तो मोनेरा अलग हुआ और बाकी सब अलग हुए। फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर, तो यूकैरियोट में प्रोटिस्टा अलग हुआ और फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया अलग हुए। अब हम फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया को आपस में अलग अलग कैसे कर रहे हैं, पहले आएगा न्यूट्रिशन के बेस पे, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है तो प्लांट और हेट्रोट्रॉफिक है तो दो, फंगी भी हेट्रोट्रॉफिक है, एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफिक है। और फिर फंगी और एनिमल्स को कैसे अलग करेंगे, उसके लिए लोकोमोशन और उनका रिप्रोडक्शन आएगा, क्योंकि फंगी लोकोमोट नहीं करते, एनिमल लोकोमोट करते हैं, और फंगी का रिप्रोडक्शन एनिमल के रिप्रोडक्शन से अलग है। लेकिन न्यूट्रिशन फंगी और एनिमल दोनों में कॉमन है, न्यूट्रिशनली सिमिलर टू एनिमल, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू प्लांट्स। इसीलिए फंगी को आर.एच. वेटेकर ने अलग किया, वरना अगर फंगी एज ए सेपरेट किंगडम नहीं है तो फंगी की टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या होगी, इन किंगडम प्लांटी, फंगी प्लांट्स का ही पार्ट है। और बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी फंगी को प्लांट के साथ ही रखा गया, जो पाई चार्ट बना हुआ है कि प्लांट्स में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो उसमें सर्किल के अंदर दिखाया गया कि फंगी और एंजियोस्पर्म बराबर शेयर करते हैं लगभग, तो फंगी को प्लांट्स के साथ रखा जाएगा। टैक्सोनॉमिकली फंगी एक अलग किंगडम बनाया गया, तो प्लांट से निकाल के अलग किया गया है ना। किस बेस पे किया गया, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन एनिमल के जैसा है और स्ट्रक्चर प्लांट के जैसा, तो ना तो उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन एनिमल होनी चाहिए ना प्लांट होनी चाहिए, इसलिए उसको एक सेपरेट किंगडम का स्टेटस दिया गया। तो अगर हम फंगी को डिफाइन करें एज पर टर्म्स जो आर.एच. वेटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में यूज किए, तो फंगी मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, अब पहली चीज न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है, तो हम ऑटोट्रॉफिक अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये आती है, फंगी ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ फंगी ऐसी हैं जो ग्रीन कलर की हैं, आगे आप एग्जाम्पल में ग्रीन मोल्ड कहीं पढ़ेंगे। और हम ये मानते हैं कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जो प्लांट के जैसा दिखाई दे रहा है उसमें ग्रीन कलर है, तो ये मान लेते हैं कि दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो इसलिए फंगी में हेट्रोट्रॉफिक के साथ हमेशा एक वर्ड लिखा जाता है, फंगी आर नॉन ग्रीन तो गलत हो जाएगा, बिकॉज फंगी ग्रीन होती हैं, बट फंगी आर विदाउट क्लोरोफिल तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो 100% सही है। किसी भी फंगी में क्लोरोफिल नहीं होगा, बट फंगी का कलर ग्रीन हो सकता है बिकॉज ऑफ अदर पिगमेंट्स, कोई और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। इसलिए हेट्रोट्रॉफिक के साथ एक वर्ड यूज कर लेते हैं, ए क्लोरोफिलस, मतलब क्लोरोफिल नहीं आएगा। तो फंगी मल्टीसेलर यूकैरियोटिक है, न्यूट्रिशन के हिसाब से हेट्रोट्रॉफिक और ए क्लोरोफिलस है। अब ये दोनों वर्ड तो एनिमल किंगडम में भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ग्रीन कलर के तो हो ही सकते हैं, स्नेक ग्रीन कलर का होता ही, लेकिन वो उसमें क्लोरोफिल तो नहीं होगा, तो ये दोनों वर्ड एनिमल के साथ मैच करेंगे। एनिमल से अलग क्या करना है, एनिमल यूजुअली लोकोमोट करते हैं, फंगी नहीं करते, नॉन लोकोमोटरी, इनमें लोकोमोशन नहीं होता है ना। अभी हम एक्सेप्शंस कहीं नहीं लिख रहे, हम सिर्फ एक जर्नल डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो लोकोमोशन नहीं है। और फिर फंगी का यूनिक फीचर क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, फंगी में स्पोर जरूर बनेगा, which usually reproduces by spore, ऐसे एनसीईआरटी में होगा। तो स्पोर बनाना फंगी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, चाहे एसेक्सुअल में बने या सेक्सुअल में बने, चाहे फेवरेबल कंडीशन में बने या अनफेवरेबल कंडीशन में बने। आगे हम डिफरेंट कैटेगरी पढ़ेंगे, चाहे हैप्लॉइड स्पोर हो या डिप्लॉइड स्पोर हो, कोई ना कोई स्पोर फंगी की लाइफ साइकिल में आएगा जरूर। तो फंगी को स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बोलना एक उसकी डेफिनेशन का पार्ट बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर एक बेसिक डेफिनेशन लिखें जो आर.एच. वेटेकर ने चार्ट बनाया है कि कंपैरिजन के हिसाब से, तो ये सारी बातें अप्लाई होती हैं।
नेक्स्ट हैबिटेट के हिसाब से अगर हम देख लें तो दे प्रेफर टू ग्रो on moist and warm places, rich in organic matter. अगर सेप्रोट्रॉफिक है तो, अगर पैरासिटिक है तो ऑर्गेनिक मैटर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फंगी, मोस्ट ऑफ द फंगी यूजुअली आप देखेंगे तो सेप्रोट्रॉफिक होंगे। प्रेफर टू ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। टेम्परेचर और मॉइस्चर ये फंगी का प्रिफर्ड है। जैसे गर्मियों में आपको खाना जल्दी खराब होता है, फंगिस जल्दी लगती है क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है, थोड़ा सा भी पानी मिला तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे रेनी सीजन में भी फंगी लगती है। अगर एक लेदर की बेल्ट भी आपने जो है वो 1 महीने से यूज नहीं की, खाली आपने डोर के पीछे टांग रखी है, तो उस पर भी ग्रीन कलर की फंगी लग जाएगी, बहुत कॉमन। लेकिन जाड़ों में फंगी नहीं लगती, बिकॉज जाड़ों में मॉइस्चर भले हो लेकिन टेम्परेचर इतना कम है कि फंगी के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए विंटर के अंदर फंगी नहीं लगती। तो ये रीजन है कि वो मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस पे ग्रो करती है। कुछ फंगी स्पेशल हैबिटेट की भी हो सकती है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, हम इसको यही कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच ग्रो ऑन कैटल डंग, पढ़ा है आपने? जो कैटल डंग में ग्रो करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कॉर्पोफिलस फंगी कहते हैं। जब आप क्लास एस्ट्रोमाइसिटीज पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने वहां लिखा है, हम यही पढ़ रहे हैं कि ऐसी फंगी जो कैटल डंग पे ग्रो करती है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोफिलस फंगी बोला जाता है ना। इसके एग्जाम्पल में जैसे क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप यही याद करने की कोशिश करिए, एस्ट्रोबोलस पेजाइजा, ये कॉर्पोफिलस फंगी है। ये ऐसी फंगी है जो कैटल डंग के ऊपर, मशरूम के जैसी होंगी बट दीज आर नॉट मशरूम। कैटल का डंग जहां भी होगा वहां बारिश में आप देखोगे तो कुकुरमुत्ते, जिन्हें हम जैसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि निकल आते हैं, तो कुकुरमुत्ते बेसिकली इंग्लिश में मशरूम हुआ, लेकिन ये मशरूम नहीं है, मशरूम तो बेसिडियोमाइसीटीज में आती है। हाँ, मशरूम लाइक आपको जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वो कॉर्पोफिलस फंगी होगी अगर कैटल डंग पे ग्रो कर रही है। एग्जाम्पल जीनस के हिसाब से एस्ट्रोबोलस एंड पेजाइसा। इसी तरीके से कुछ फंगी ऐसी है जो वुड पे ग्रो करती है, एंड वुड एज पर एनाटॉमी क्या कहलाता है? सेकेंडरी जाइलम, है ना। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन होगा, नीट का ही क्वेश्चन है कि वुड इज नोन एज, टेक्निकली वुड इज नोन एज, तो ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है, जो डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में केवल होती है। इसका मतलब मोनोकॉट में वुड नहीं होती। बैम्बू इज नॉट वुड, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अब ये नहीं पढ़ाया जाता आपको कि बैम्बू में वुड क्यों नहीं होती। वुड का मतलब पढ़ा दिया गया एनाटॉमी में, और बैम्बू का मतलब प्लांट किंगडम में कि बैम्बू मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में सेकेंडरी जाइलम बन नहीं सकता, तो इसका मतलब मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो नहीं सकती। तो ऐसे भी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वुड, तो बैम्बू इज द राइट आंसर। बैम्बू में वुड नहीं होती, जबकि हम बांस की लकड़ी कॉमनली बोलते हैं। बॉटनी में लकड़ी यानी वुड का मतलब क्या है? सेकेंडरी जाइलम। तो ऐसी फंगी जो सेकेंडरी जाइलम पे ग्रो करेंगी, वुड पे ग्रो करेंगी टेक्निकली, क्योंकि वो जाइलम पे ग्रो कर रही है तो उन्हें एपीजाइलिक फंगी बोला जाता है। ग्रो ऑन वुड, इन फंगी को क्या बोलते हैं? एपीजाइलिक फंगी। एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द, अभी तो हम ऐसे लिख रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, इस क्लास के जो आप पढ़ेंगे फंगी वो इसी तरीके की है। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में जैसे मशरूम है, मशरूम लकड़ी का पाउडर बना दिया जाता है, उससे मशरूम का बेड बनता है, उस पर मशरूम को ग्रो कराते हैं। और लकड़ी पे ग्रो करने का रीजन क्या है? क्योंकि ये लिग्निन को यूज करती है। लिग्निन कहाँ होता है? आपने पढ़ा है, लिग्निन स्केलेरन कायमा में होगा। स्केलेरन कायमा फाइबर और स्क्लेरीड्स, वो वुड का पार्ट, सेकेंडरी जाइलम का पार्ट होते हैं। तो बिकॉज ऑफ लिग्निन ऐसा है ना, एक्चुअली ये लिग्निन की वजह से वुड पे ग्रो करते हैं। और एग्जाम्पल में आप आगे बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत सारी पढ़ेंगे फंगी जो इसी कैटेगरी में है। इवन कुछ फंगी ऐसी हैं जो एग्जैक्टली पानी में होती है ना, एक्वेटिक फंगी भी होती है। एक्वेटिक मतलब इनसाइड वाटर, मॉइस्चर लविंग अलग है, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक फंगी की, पानी में ही फंगी हो पूरी तरीके से। इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो सेप्रोलैग्निया है, ये याद रखिएगा, सेप्रोलैग्निया है ना। तो ये एक्वेटिक फंगी है।
अभी तो आप यही याद कर सकते हैं कि पूरी तरीके से पानी में ग्रो करते हैं। एक स्पेशल हैबिटेट का भी कॉलम आ सकता है, और भी बना सकते हैं, जैसे एक और भी है आपके पास है, विच ग्रो ऑन हेयर, नेल्स, हूफ, जो एनिमल्स के हूफ्स होते हैं, इनको आप बोलते हैं केराटिनोफिलस फंगी। केराटिन आप पढ़ते ही हैं जू में, हमारे हेयर, हमारे नेल्स में केराटिन प्रोटीन है, तो केराटिन पे जो ग्रो करते हैं वो केराटिनोफिलस फंगी हो जाएंगे। जैसे हमारी स्किन पे जो फंगी ग्रो करती है, रिंग वॉर्म होता है ना, रिंग वॉर्म, दाद खास खुजली जैसे बोलते हैं, दाद स्पेशली, तो रिंग वॉर्म ट्राइकोडर्मा कॉज करता है, तो वो हमारी स्किन पे ग्रो, स्किन की जो डेड सेल्स है ना, स्किन की ऊपर वाली लेयर डेड होती है, उस पर वो ग्रो करता है, वो उससे न्यूट्रिशन लेगा, और उसमें न्यूट्रिशन वाली चीज है क्या, दैट इज द केराटिन प्रोटीन। ऐसे डेंड्रफ, अगर किसी को डेंड्रफ फंगल इन्फेक्शन है, डेंड्रफ दो वजह से होती है, स्कैल्प और डेंड्रफ के टेक्निकल डिफरेंसेस अलग है। स्कैल्प का मतलब है डेड स्किन, और अगर आपकी स्किन ड्राई ज्यादा है, उसमें सीबम जो सेबेशियस ग्लैंड का मटेरियल है वो बहुत कम होता है, तो आपकी स्कैल्प निकलता रहेगा, सूखी हुई स्किन निकलती रहेगी हेयर्स के बीच में से, वो भी डेंड्रफ कहलाती है, बट दैट इज नॉट फंगल इन्फेक्शन। किसी किसी को डेंड्रफ फंगल होता है, तो अगर फंगी की वजह से है तो बेसिकली रीजन क्या है कि मॉइस्चर की वजह से जो स्किन के ऊपर डेड स्किन है आपके हेयर में बीच बीच में, वहां फंगी ग्रो करती है। तो डेंड्रफ, फंगल डेंड्रफ कॉज करने वाली फंगी अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो वो केराटिनोफिलस फंगी के एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे मैं अभी लिख दे रहा हूँ फिलहाल ट्राइकोडर्मा। तो इनमें से आप, ये एनसीईआरटी में जरूर नहीं है एक्वेटिक फंगी, बाकी ये तीनों ही एनसीईआरटी में टर्म्स हैं, हालांकि इनकी क्लास के हिसाब से वो लिखे गए, हमने इनको यही डिस्कस किया। ये हैबिटेट का पॉइंट हो गया। अब बात आती है फंगी की प्लांट बॉडी कैसी है। प्लांट बॉडी का मतलब है वेजिटेटिव फेज। प्लांट तो एक्चुअली यहाँ कुछ है ही नहीं, बट लाइफ में जो भी वेजिटेटिव फेज है वो किस तरीके से। अब क्योंकि फंगी को हमें डिटेल में पढ़ना है, फंगी की क्लासेस भी पढ़नी है, फंगी एल्गी से सिमिलरिटीज को शो करती है, इसलिए यहाँ से पूछा जाता है कि फंगी कैसी होती है, फंगी की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है। तो फंगी में जो वेजिटेटिव फेज है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। फंगी में वेजिटेटिव फेज कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। जैसे एल्गी हैप्लॉइड होती है वैसे फंगी भी हैप्लॉइड होती है। ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि सिंगल सेल की भी फंगी है, सब जानते हैं, ईस्ट है ना, ईस्ट एस्ट्रोमाइसिटीज का मेंबर है और वो सिंगल सेल का यूनिसेलुलर होता है, बट फंगी है। अब आप कह सकते हैं कि यूनिसेलुलरिटी के हिसाब से उसको प्रोटिस्टा में होना चाहिए था, क्योंकि सिंगल सेल का अगर कोई यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा में आएगा। जैसे स्लाइम मोल्ड आ रहा है वैसे ईस्ट भी आ सकता था, बट ईस्ट को यहाँ रखने का एक रीजन है, हम जब एस्ट्रोमाइसिटीज क्लास पढ़ेंगे तो वहां वो बात पूरी हो जाएगी कि क्यों ईस्ट को फंगी में ही रखा गया, जबकि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला के साथ ये बात नहीं थी, वो सिंगल सेल की एल्गी हैं और उनको निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। लेकिन ईस्ट सिंगल सेल की फंगी है, बट इसको फंगी से निकाल के प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो टैक्सोनॉमिस्ट है उनके अपने अपने रीजन है कि क्यों ऐसा माना गया। तो अगर हम एक्सेप्शनली यहाँ पे लिख लें तो एक पॉइंट ये आएगा, ये तो एक्सेप्शन है, यूनिसेलुलर। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक ईस्ट है जो एनसीईआरटी में दिया है, दूसरा आप जो याद कर सकते हैं वो सिनकाइट्रियम, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये भी सिंगल सेल का होता है। ईस्ट तो आप पढ़ेंगे ही आगे कि ईस्ट सिंगल सेल का होता है। तो एक्सेप्शनली तो यूनिसेलुलर है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे देन ऑल आर मल्टी सेलुलर। सब कैसी होंगी, मल्टी सेलुलर होंगी। अब मल्टी सेलुलर में एक पॉइंट है कि मल्टी सेलुलर में जब स्ट्रक्चर बनेगा तो उस स्ट्रक्चर के अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं होती, जैसे आप प्लांट के अंदर यूजुअली रूट स्टेम लीफ बनाते हैं। अब जिस वेजिटेटिव बॉडी में, जिस प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं होती उसे थैलस कहते हैं। थैलस का मतलब क्या है, एक प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। ऐसे यहाँ भी है कि यहाँ रूट स्टेम लीफ नहीं है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑल आर मल्टी सेलुलर थैलॉइड, थैलस के जैसा है।
और थैलॉइड का मतलब क्या है? नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। थैलॉइड का मीनिंग अगर कभी पूछना हो कि थैलस वर्ड, थैलॉइड, थैलस लाइक नाउन हो गया। थैलस का मतलब क्या है? एक प्लांट बॉडी जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होते। तो फंगी की प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं होते, तो इसलिए वो मल्टी सेलुलर है, थैलॉइड है। अब इसको एक नाम दिया गया कॉल्ड माइसीलियम। इसको हमने नाम क्या दिया है? माइसीलियम दिया हुआ है। माइसीलियम क्या है? फंगी का मल्टी सेलुलर थैलॉइड स्ट्रक्चर, फंगी का प्लांट बॉडी। इसीलिए जब आपने रे फंगी पढ़ा था तो उनको माइसीलियल बैक्टीरिया लिखा था पिछली क्लास में, क्योंकि वो माइसीलियम के जैसे ग्रो कर रहे थे, रे लाइक मैनर में फिलामेंटस कॉलोनी बना रहे थे, तो इसलिए उनको माइसीलियल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वर्ड इसलिए क्योंकि सेल प्रोकैरियोटिक था। अगर वही चीज यहाँ पे आ जाए, सेल यूकैरियोटिक हो जाए, तो फिलामेंटस माइसीलियम कहलाएगा। जब आप माइसीलियम बनाएंगे तो उसके यूनिट स्ट्रक्चर भी होंगे, जैसे बहुत सारे फिलामेंट का ग्रुप बना दीजिए, है ना। आप इसको बहुत ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कॉटन लीजिए, रुई, उसको पानी में भिगो दीजिए, तो वो जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है भीगी हुई रुई, वो बेसिकली क्या है? वो माइसीलियम हो गया। अब उस थ्रेड में से, रुई कॉटन में से एक एक धागा अलग करिए। जब आप एक एक धागा अलग करेंगे तो जो सिंगल थ्रेड होगा वो क्या कहलाएगा? हाइफा, है ना, मेड अप ऑफ यूनिट स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। प्लूरल होगा तो हाइफी, सिंगल होगा तो हाइफा। जैसे ये मान लीजिए ये बहुत सारे हैं, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज माइसीलियम। और इसमें से हम कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लें, मान लीजिए ये एक लाइन है, केवल एक है, तो ये क्या है? ये हाइफा, सिंगल, प्लूरल लिखेंगे तो हाइफी हो जाएगा। इसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है, तो इसलिए ये थैलस है। सेल का नंबर कई सारा है, तो मल्टी सेलुलर। पूरे स्ट्रक्चर को एक नाम भी दे दिया, माइसीलियम। इसमें से जो एक लाइन या एक धागा रिप्रेजेंट करेगा वो हाइफा। तो फंगी की प्लांट बॉडी इस तरीके की होती है। अब जब हम फंगी को क्लासिफाई करेंगे, जब फंगी के अलग अलग ग्रुप्स पढ़ेंगे, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, ये सारी क्लासेस पढ़ेंगे आप, तो उसमें जो क्राइटेरिया है, उसमें से जो पहला क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, दैट इज नेचर ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम किस तरीके का है। दूसरा क्राइटेरिया आप उनका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तीसरा सेल वॉल या रिजर्व फूड मटेरियल है। चौथा रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे फंगी को डिवाइड किया गया है। तो पहले हम माइसीलियम की डिटेल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो माइसीलियम यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने हर क्लास का माइसीलियम उसकी क्लास में लिखा हुआ है। बट हम पहले समझेंगे कि माइसीलियम टोटल कितने टाइप का हो सकता है या कैसे हो सकता है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फंगी क्या है। देखिए इस तरीके से समझिए। सबसे पहले हमने क्या लिया? दिस इज प्लांट बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। इसके यूनिट स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? हाइफी। ये आपने वर्ड यूज किया हुआ। अगर कहा जाए ये कैसे है, तो ये हैप्लॉइड है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का तो क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड। इस तरीके का। अब ये माइसीलियम अगर हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये दो टाइप का है। इट इज ऑफ टू टाइप। अब मैं एक हाइफी बना रहा हूं, आप उसका ग्रुप बना लोगे तो माइसीलियम कहलाएगा। मान लीजिए ये एक हाइफी है, ये भी एक हाइफी है। एक फंगी मल्टी सेल की होती है, तो मैंने यहाँ पे सेल बना दिए लाइक दिस। हर सेल में एक न्यूक्लियस आएगा, तो एक एक न्यूक्लियस बन गया। पहले ये इजी है तो आप पहले यही देख लीजिए। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है? सेल के बीच का जो पार्टीशन होता है, इन्हें हम सिंगल लिखेंगे तो ये सेप्टम कहलाएंगी। प्लूरल होगा तो सेप्टा लिख दिया जाएगा। तो ऐसा माइसीलियम जिसमें आपको सेल्स अलग अलग दिखाई दें, हर सेल में एक न्यूक्लियस हो। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके बीच में पार्टीशन प्रेजेंट है। तो क्या कहलाएगा? इस माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं? ये जो दूसरी कैटेगरी का माइसीलियम है, इसको बोला जाता है सेप्टेट।
सेप्टा प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, सेप्टेट। और हर सेल में न्यूक्लियस कितना है, एक, तो ये सेप्टेट है। और कैसा है, मोनो, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियन, मोनोकैरियोटिक। अब आप चाहें तो माइसीलियम लिखें या हाइफी लिख दें, एक बनाएगा तो हाइफा, ग्रुप बना देंगे तो माइसीलियम। तो पहली कैटेगरी क्या है, ये बेसिकली दूसरी है, जहां पे सेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक है। सेप्टेट क्योंकि पार्टीशन प्रेजेंट है, मोनोकैरियोटिक इसलिए क्योंकि इनमें एक एक न्यूक्लियस एक सेल में आ रहा है। अगर मान लीजिए सेप्टा नहीं होता तो क्या होता, सबके साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो गए होते और फिर एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते, है ना। मान लीजिए इनमें से, ये बीच में से पार्टीशन हटा दें आप, तो सेल्स क्या होंगी, सब मिक्सअप हो जाएंगी। प्रोटोप्लाज्म तो जेली के जैसा होता है, सबका प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया, जिसमें कॉमन प्रोटोप्लाज्म बन गया और अब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। तो ये वाला माइसीलियम क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एसेप्टेट। इसमें सेप्टा नहीं है, विदाउट सेप्टा। न्यूक्लियस कैसे हो गए, बहुत सारे हो गए, तो ये मोनोकैरियोटिक है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये मोनोकैरियोटिक को आप यूनिन्यूक्लिएट भी लिख सकते थे, एक न्यूक्लियस या मोनोकैरियन, तब का उसका मतलब भी एक न्यूक्लियस है। तो ये एसेप्टेट है, तो यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट। सेप्टा नहीं है इसलिए कंडीशन कैसी हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट हो गई। अब इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को यहाँ पे, जैसे ये यूनी न्यूक्लिएट वर्ड यूज करते हैं, यहाँ नाम क्या यूज करते हैं, सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब होता है फंगी में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, है ना। और नाम माइसीलियम। मेरे सामने बैठे कर यहाँ पे यही कटवा। तो दो हमने क्यों बनाए कि अगर मान लीजिए किसी हाइफी में या किसी माइसीलियम में कोई भी पार्टीशन नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, एसेप्टेट बिकॉज विदाउट सेप्टा एंड मल्टी न्यूक्लिएट। तो एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम हो गया या हाइफी हो गया। ड्राइंग के हिसाब से हाइफी है, इनके आप बहुत सारे बना देंगे स्ट्रक्चर तो माइसीलियम आ जाएगा। इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया सीनोसिटिक माइसीलियम या सीनोसिटिक हाइफी। अब जैसे अभी हमने लिखा कि स्लाइम मोल्ड में क्या था, वहां वर्ड यूज किया था प्लाज्मोडियम, वो भी क्या था, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म। ये भी क्या बन गया, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म। लेकिन वहां अलग तरीके से बनता है, यहाँ अलग तरीके से। हमें ये नहीं पढ़ना कि ये कैसे बनते हैं। वहां नाम प्लाज्मोडियम यूज करेंगे, यहाँ नाम क्या यूज होगा, सीनोसिटिक यूज होगा। अगर इनमें पार्टीशन बन जाए और पार्टीशन बनने के बाद एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आए तो क्या बन जाएगा, सेप्टेट, मोनोकैरियोटिक या यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम या हाइफी। तो दो अलग अलग टाइप के माइसीलियम ये हो सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, जैसे ये मिलेगा इन लोअर फंगी। लोअर फंगी में जो हमारे सिलेबस में है वो है फाइकोमाइसिटीज। क्लास फाइकोमाइसिटीज आप पढ़ोगे जो लोअर फंगी को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको और अभी देखते हैं कि हायर फंगी में क्या आएगा। लाइट ट्रिप हुई है तो मे बी आपको स्क्रीन ब्लर्ड हो जाए कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक ये ब्रॉडबैंड से निकल के मोबाइल डेटा पे नहीं जाता। तो एक कैटेगरी तो ये हो गया कि ये एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट सीनोसिटिक माइसीलियम, एग्जांपल फाइकोमाइसिटीज। अब जब आप फाइकोमाइसिटीज पढ़ोगे ना तो वहां यही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट सीनोसिटिक। हायर फंगी में आपको जो क्लास पढ़नी है वो दो पढ़नी है, बैसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। इनको किस बेस पे अलग किया जाता है, इनको इस बेस पे अलग करते हैं कि ये भी दो अलग अलग टाइप का है। अब किस अलग अलग टाइप का है, आपने पढ़ा होगा कि दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है बाय ए पोर एंड दैट पोर या ओपनिंग इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। चाहे आपने सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़ा हो, वहां आपको सेल में पढ़ाया जाएगा। नहीं तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट याद हो तो जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन में सिम्प्लास्ट पाथवे दिया हुआ है, वहां भी एनसीईआरटी ने प्लाज्मोडेस्मेटा का जिक्र किया है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है कि एक सेल का साइटोप्लाज्म जब दूसरे सेल में जाएगा तो इसके बीच में एक छोटा सा पोर होगा। ये तो माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पोर नहीं बना हुआ है, बट अगर आप परमानेंट पार्टीशन बना दोगे तो यहाँ की चीजें यहाँ कैसे जाएंगी। जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे जैसे आप प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे से कनेक्ट होता है बाय ए स्मॉल पोर एंड दैट पोर या ओपनिंग इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा।
जब स्पोर या ओपनिंग को आप कंसिडर करेंगे फंगी में, तो उसकी बाउंड्री देखनी होती है कि वो पोर कैसे बना हुआ है। जैसे कई बार ये होता है कि डोर मत लगाइए, आप केवल दो, एक दरवाजा है बीच में, ये दो कमरे हैं, बीच में ये वॉल है, इसमें छोटा सा स्पेस बना दीजिए, तो वो भी एक तरीके से एंट्री पॉइंट हो गया, एंट्री एग्जिट करने का तरीका। या इस पोर पे आप बाउंड्री बना दीजिए, दरवाजा लगा दीजिए, इसे डिजाइन दे दीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। स्लाइडिंग डोर लगा लीजिए जो आसानी से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पोर के नेचर के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं। सेप्टेट मोनोकैरियोटिक तो दोनों जगह आएगा, लेकिन हैविंग सिंपल पोर, सिंपल पोर कैसा होता है, जैसे ये एक सिंपल पोर है, एक सिंपल ओपनिंग है। अगर हम माइक्रोस्कोप को पोर के ऊपर लगाएं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो फिर ऐसा माइसीलियम जिसमें सिंपल पोर होगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिंपल सेप्टेट। सिंपल आ गया, सेप्टेट वर्ड पहले से है, सिंपल सेप्टेट मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। बस यहाँ पे सिंपल वर्ड आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर पोर इस तरीके से बने डिजाइन के साथ, ये पोर है, इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जैसे साइकिल में या आपने कभी मोटरसाइकिल में बॉल बेरिंग देखी हो तो वैसा ही है ना, ये कहलाता है बैरल शेप। एक बैरल के जैसा अगर पोर है तो ये ऐसा फिर क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं डॉली पोर सेप्टेट। डॉली पोर का मतलब है बैरल शेप, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। अब इनके एग्जाम्पल है, अगर आप हायर फंगी में से अलग अलग पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा एस्कोमाइसिटीज में, और ये मिलेगा आपको बैसिडियोमाइसिटीज में। क्लासेस आपको पढ़नी ही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि बैसिडियोमाइसिटीज में डॉलीपोर सेप्टेट है और एस्कोमाइसिटीज में सिंपल सेप्टेट है। और अगर आपसे कहा जाए कि ऐसी कौन सी फंगी है जो नॉन माइसीलियल है, जिसमें माइसीलियम होता ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट। ईस्ट तो सिंगल सेल का है ना, सिंगल सेल में तो माइसीलियम आएगा नहीं, माइसीलियम तो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी को बोला है आपने। तो कभी ये आ जाए कि नॉन माइसीलियल फंगी कौन सी है, ए माइसीलियल फंगी कौन सी है, ऐसे वर्ड दे दिए जाए। किस फंगी में माइसीलियम नहीं होता, रादर देन ये कि सिंगल पूछा जाए कि कौन सी फंगी यूनिसेलुलर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी एल्गी नॉन माइसीलियल है, किस फंगी में माइसीलियम एब्सेंट होता है। तो आंसर सिंपल है, ईस्ट। उसमें तो माइसीलियम बनेगा ही नहीं, बिकॉज वो तो सिंगल सेल का है। माइसीलियम तब बनता है जब मल्टी सेल का थैलॉइड स्ट्रक्चर हो। तो बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप के माइसीलियम हो गए, एक, दो, तीन। ठीक, एक स्पेशल टाइप की भी कंडीशन आती है, स्पेशल टाइप का भी माइसीलियम होता है, और वो माइसीलियम कब बनेगा, वो केवल बनता है हायर फंगी में। इसका मतलब यहाँ नहीं बनेगा फिक्स। पहली चीज ये कि लोअर फंगी या फाइकोमाइसिटीज में केवल ये एग्जिस्ट करेगा। हायर फंगी में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो एक और माइसीलियम बनेगा जिसमें हर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई आएंगे। तो वो क्या बन जाएगा, रहेगा तो सेप्टेट ही, क्योंकि माइसीलियम तो ऐसा ही होता है हायर फंगी में, पोर भी ऐसे ही होते हैं। बस मोनोकैरियोटिक की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, दो न्यूक्लियस होंगे तो डाइकैरियोटिक आ जाएगा। तो एक थर्ड आपको लाइन याद रखनी है, ये कंडीशन फिक्स है। ये आपको क्या याद रखना है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली इन हायर फंगी, मतलब लोअर फंगी इसमें नहीं आएंगी। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और एक हायर फंगी हो। तो इनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो भी रहा है तो नहीं आएगा जो भी आप पढ़ने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये लोअर फंगी है। और अगर यहां से कोई एग्जाम्पल देके आपसे कह दिया जाए कि फंगी में ए सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज नहीं है, तो भी ये बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि हायर फंगी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी ये बनेगा। तो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली इन हायर फंगी देयर इज अनदर माइसीलियम, उस माइसीलियम को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। जैसे अभी तक आप मोनोकैरियोटिक पढ़ रहे थे, ये क्या है,
डाइकैरियोटिक है। पोर का नेचर वैसे ही रहेगा, चाहे तो सिंपल सेप्टेट डाइकैरियोटिक, डॉलीपोर सेप्टेट डाइकैरियोटिक, बस मोनोकैरियोटिक की जगह डाइकैरियोटिक आ जाएगा। डाइकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, हैविंग टू न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस की जगह क्या होगा, टू न्यूक्लियाई, n+n लिखेंगे आप। इन ईच सेल, हर एक सेल के अंदर अगर n की जगह n+n है, टू न्यूक्लियाई अनफ्यूज्ड, 2n नहीं है ये, दिस इज नॉट डिप्लॉयड, ये हैप्लॉइड है तो ये डिप्लॉयड नहीं है, ये क्या है, दो हैप्लॉइड बिना फ्यूज किए। तो जब डाइकैरियोटिक बनेगा तो स्टेटस क्या आएगा कि हर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई आएंगे और दोनों अनफ्यूज स्टेट में होंगे। जैसे ये माइसीलियम है, हाइफी, इसमें सेल बना दी गई, तो इसमें जब आप न्यूक्लियस बनाएंगे तो हर एक सेल में टू न्यूक्लियाई, लाइक दिस। दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, डिटेल हम बाद में पढ़ लेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे है। तो अगर इस टाइप का माइसीलियम बनता है तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा ही है कि हायर फंगी में बनेगा और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनेगा। तो हैविंग टू न्यूक्लियाई इन ईच सेल, तो ये मोनोकैरियोटिक की जगह डाइकैरियोटिक हो गया। पोर यहाँ पे अगर सिंपल है तो ये डाइकैरियोटिक एस्कोमाइसिटीज का हो गया, अगर पोर यहाँ पे डॉलीपोर है तो यही डाइकैरियोटिक बेसिडियोमाइसिटीज का हो गया। सेप्टा दोनों जगह प्रेजेंट है, पोर दोनों जगह जैसा है वैसा रहेगा, केवल एक न्यूक्लियस की जगह टू न्यूक्लियाई पर सेल होगा, इसलिए इसको हम डाइकैरियोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, ओनली इन हायर फंगी, है ना, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये माइसीलियम के से जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हमने ये सब पढ़ा। माइसीलियम हमारा कंप्लीट हो गया, जो नेचर ऑफ माइसीलियम है वो हमने फिलहाल कंप्लीट कर लिया। अब न्यूट्रिशन फंगी में आएगा, वो आप जानते ही हैं, और फिर उसका रिप्रोडक्शन आएगा। हम अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ रहे हैं फंगी। फंगी में सेल लेवल पे चेंजेस क्या आएंगे ये भी यहाँ पढ़ सकते हैं। एक सेलुलर लेवल पे चेंजेस, फंगी की सेल प्लांट की सेल के जैसी होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे। तो सेल स्ट्रक्चर क्या है इसको देख सकते हैं। फंगी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप, है ना, फंगी के सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो बातें आई। अब यहाँ पे भी यही है कि फंगी में सबसे पहले क्या आएगा, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी होती है, यूजुअली ऑफ काइटिन। काइटिन एक सब्सटेंस है ना। अब काइटिन क्या है, इट्स ए होमोपॉलीमर। याद है आपको समझने के हिसाब से कि होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर हमने वर्ड यूज किए थे, है ना। होमोपॉलीमर है ना, या नेचर में कैसा है, सैकराइड है, होमोपॉलीसैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट है ये, मेड अप ऑफ मोनोमर। और वो मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दैट इज NAG। केवल NAG है। जैसे बैक्टीरिया में आपने पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा था, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन NAG और NAM की ऑल्टरनेटिंग रिपीटिंग यूनिट से बना, इसीलिए वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड था। और म्यूरामिक एसिड बैक्टीरिया के लिए यूनिक हो गया क्योंकि यहाँ पे NAG है, बैक्टीरिया में भी NAG था, यहाँ पे सिर्फ NAG का होमोपॉलीमर बनेगा, NAG 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 लाइक दिस, n नंबर ऑफ NAG मॉलिक्यूल है, तो काइटिन बन जाएगा। और काइटिन की सेल वॉल फंगी का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर बैक्टीरिया में देखते हैं तो NAG और NAM ऑल्टरनेट फॉर्म में रिपीट होता और पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन बनता, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल का केमिकल कंपोनेंट। NAG से ये बना हुआ है, तो काइटिन एक है। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इन फाइकोमाइसिटीज जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की होती है, प्लांट के जैसी। प्लांट में सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है। और फाइको वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, एल्गी के लिए, और माइसिटीज क्लास, फंगी की क्लास के लिए। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है कि फंगल क्लास ऑलवेज एंड्स विद माइसिटीज। फाइको एल्गी के लिए वर्ड यूज होता है। तो फाइकोमाइसिटीज का मतलब हम निकनेम में क्या पढ़ेंगे इन्हें आगे,
ये एल्गल फंगी है। और अगर एल्गल फंगी है तो एल्गल करेक्टर क्या आएगा? दिस इज वन ऑफ देम। जितने भी एल्गी के करेक्टर हैं उनमें से एक करेक्टर ये है कि एल्गी में सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, एल्गल फंगी में सेल वॉल सेल्यूलोज की। तो एल्गल फंगी को अगर हम छोड़ दें, फाइकोमाइसिटीज जिसमें हम एल्गल फंगी पढ़ने वाले हैं, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। फाइकोमाइसिटीज या एल्गल फंगी में सेल वॉल सेल्यूलोज की है। इसके अलावा जो फंगी है, इन रेस्ट ऑल केस, इसीलिए यूजुअली लिखा है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का एक होमोपॉलीमर है। और क्या चेंजेस आएंगे? सेल मेम्ब्रेन में तो कोई चेंजेस आते ही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से ही आता है, सब जगह सेम रहता है। फंगी क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक है तो ऑब्वियस है कि यहाँ प्लास्टिड्स नहीं होंगे। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जो भी प्लास्टिड्स आप पढ़ते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं फंगी के अंदर, वो नहीं होंगे क्योंकि फंगी का न्यूट्रिशन इस तरीके से। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा इनका? फंगी में क्योंकि एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन है तो रिजर्व फूड मटेरियल भी क्या आएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल्स में भी रिजर्व फूड मटेरियल, हमारी बॉडी में भी क्या है? ग्लाइकोजन है। तो फंगी में भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन। हालांकि कुछ केसेस में ऑयल भी है, ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो सकती है, तो ग्लाइकोजन एंड ऑब्लिक और जैसा भी है ऑयल ड्रॉपलेट्स का भी एक ऑप्शन है। ये रिजर्व फूड मटेरियल के हिसाब से हो गया है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं? गोल्जी बॉडी आपने कहाँ पढ़ा है? गोल्जी बॉडी सेल में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर में गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी में आप सिस्टर्नी बनाते हैं, एक के अंदर एक कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं जिनको सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी ट्यूबुलर वेसिकल से गोल्जी apparatus से गोल्जी बॉडी बनती है। सिस्टर्नी का नंबर कितना होता है? 3 to 7 तक वेरिएबल है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फंगी में जो गोल्जी बॉडी होती है दे आर यूनिसिस्टर्नल। एक चेंज ये हुआ कि फंगी में सिस्टर्नी का नंबर यूजुअली 1 है, तो गोल्जी बॉडी क्या कहलाती है? यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी हैविंग 1 सिस्टर्न। यहाँ पे क्या है? यूनी सिस्टर्नल गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। एक ये चेंज आ गया, हम सिर्फ चेंजेस पढ़ रहे हैं। एक प्लांट सेल में जो होना चाहिए वो है न्यूट्रिशनली एनिमल के जैसा है, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से एनिमल है। एनिमल में प्लास्टिड्स नहीं होते और रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, तो न्यूट्रिशन के पॉइंट एनिमल के जैसे हैं। बाकी प्लांट में सेल वॉल है, फंगी में भी सेल वॉल है, केमिस्ट्री अलग है। फंगी में भी गोल्जी बॉडी होती है, प्लांट्स में भी होती है, बट नेचर अलग है। इस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और फंगी में एक चीज ये भी है कि जब फंगी के अंदर सेल डिवीजन, जब माइटोसिस मियोसिस का केस आता है, तो मान लीजिए फंगी माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, तो आप जब नॉर्मल माइटोसिस पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के लास्ट तक डिसअपियर हो जाती है और फिर स्पंडल्स बनेंगे, तो सेल के अंदर बनेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आए, तो जैसे ये एक सेल है, तो इस सेल में ये क्रोमोसोम आप ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे स्पंडल्स बनाते हैं, तो न्यूक्लियस तो खत्म हो गया ना। अब ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। मे भी जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो ऐसे स्पंडल जो सेल के अंदर होते हैं इन्हें बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन, सेलुलर क्योंकि ये सेल के अंदर है, इंट्रा सेलुलर स्पंडल्स कहलाते हैं। फंगी में खास बात क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट करती है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट नहीं करेगी। अगर ये डीजनरेट नहीं करेगी तो स्पंडल कैसे हो जाएंगे? इंट्रा न्यूक्लियर हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। जबकि नॉर्मली स्पंडल कहाँ बनने चाहिए थे? सेल के अंदर, लेकिन फंगी में कहाँ बन रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट करती है। तो एक चेंज ये आएगा कि सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर स्पंडल फॉर्मेशन है। और क्यों है? बिकॉज एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट नहीं होती, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हुए स्पंडल बनेंगे तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस के अंदर बन जाएंगे, रादर देन सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर बन जाएंगे। तो ऐसे स्पंडल यहाँ बनते हैं, इन्हें बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर स्पंडल फॉर्मेशन। टेक्निकल टर्म में से बोला जाता है कैरियो कोरियासिस। एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं है,
लेकिन हाँ ये वर्ड एक्स्ट्रा जरूर है आपके लिए। जब आप माइटोसिस पढ़ोगे तो एबनॉर्मल माइटोसिस में सर आपको पढ़ाई देंगे इंट्रा न्यूक्लियर स्पंडल क्या होते हैं। हमारे लिए सिंपल टर्म है, एक न्यूक्लियस के अंदर स्पंडल फॉर्मेशन होगा रादर देन सेल, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। तो अगर हम सेल से रिलेटेड फंगी के अंदर स्पेशल पॉइंट्स देखें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्पेसिफिक टू फंगल सेल है। अब आएगा फंगी में न्यूट्रिशन, वो आप जानते ही हैं, उसमें हमें ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ये सेल को, सॉरी सर कार्यो क्या लिखे हैं सर? कैरियो, CKARYO, कैरियो, CHO को रियासिस, RIASIS, कैरियो कोरियासिस। सर यूनिसिस्टरल क्या होता है? सॉरी फिर से बोलो। यूनिसिस्टरल। यूनिसिस्टर्नल का मतलब, यूनि मतलब वन, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा? गोल्जी बॉडी का फिगर कैसा होता है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बताओ, बना के दिखाऊं किसी पेज पे। पढ़ा है। गोल्जी बॉडी ऐसी तो होती है, ये सिस्टर्नी है, फिर यहाँ पे ये टिब्यूल्स है, यहाँ वेजिकल्स हैं, ऐसे तो फिगर बना है एनसीईआरटी में जी। तो सिस्टर्नी का नंबर 3 से 7 के बीच में होता है रफली। तो ये मल्टी सिस्टर्नल हो गया, बहुत सारी सिस्टर्नी है। फंगी की जब गोल्जी बॉडी बनेगी तो एक सिस्टर्नी वाली बनेगी, तो यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी कहलाती है। क्लियर? ओके। न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफिक तो है ही, इसके अलावा पैरासिटिक आप जानते ही हैं, कुछ फंगी पैरासिटिक भी हैं और कुछ सिम्बायोटिक भी होंगी। सिम्बायोटिक फंगी में जैसे आप माइकोराइजा आगे पढ़ोगे, फंगी और हायर प्लांट्स का एसोसिएशन है तो सिम्बायोटिक फंगी आ गई, या लाइकेन पढ़ोगे, एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो फंगी सिम्बायोटिक भी है। जो फंगी डिजीज कॉज करेंगी वो पैरासिटिक होंगी, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। जो नेचर में डिकम्पोजर का काम कर रही है वो सेप्रोट्रॉफिक है ना। सेप्रोट्रॉफिक फंगी का जो नेचर में रोल है, इन नेचर दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। फंगी का नेचर में रोल क्या है? फंगी का इकोलॉजिकल रोल अगर कभी पूछा जाए कि फंगी आर इकोलॉजिकली, तो डिकम्पोजर कहलाएंगी। जैसे कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, 3 ग्रुप बनाए गए। तो प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, कंज्यूमर्स आर एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स आर फंगी। इन जनरल है, क्योंकि प्लांट्स में भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं। एनिमल्स में ऑटोट्रॉफिक नहीं आता, लेकिन एनिमल्स डिकम्पोजर बन सकते हैं, अर्थवॉर्म है। फंगी ऑटोट्रॉफिक तो नहीं होती, लेकिन नेचर में डिकम्पोजर है और कंज्यूमर डिकम्पोजर भी है। कंज्यूमर डिकम्पोजर में आप स्लाइम मोल्ड ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो न्यूट्रिशन ये आएगा, डेड मैटर पे ग्रो करेंगी तो सेप्रोट्रॉफ, जहां पे डिजीज आप पढ़ोगे डेफिनेटली पैरासिटिक हो जाएंगी, और सिम्बायोटिक में लाइकेन और माइकोराइजा। जब फंगी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम ये दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ेंगे। तो ये न्यूट्रिशन के हिसाब से। अब आएगा रिप्रोडक्शन फंगी का। रिप्रोडक्शन हम अलग अलग पढ़ सकते हैं। एक आएगा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, हम सब अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऑप्शन क्या क्या है? एक आप पढ़ते हैं बाइनरी फिशन, फंगी में भी बाइनरी फिशन होता है, लेकिन एग्जाम्पल क्या आएगा? ईस्ट, क्योंकि बाइनरी फिशन होने के लिए तो सिंगल सेल चाहिए ना, और सिंगल सेल की फंगी कौन सी है? ईस्ट। फिलहाल ईस्ट याद कर लीजिए। तो ईस्ट में बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन होता क्या है वो ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं, मोनेरा में भी पढ़ा था बाइनरी फिशन, प्रोटिस्टा में भी पढ़ा था। फंगी यानी कि ईस्ट में भी बाइनरी फिशन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बडिंग। बडिंग का भी एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, क्योंकि सिंगल सेल में ही बडिंग होती है। तो ईस्ट में बाइनरी फिशन और बडिंग दोनों हो जाते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा। बडिंग में आप क्या बनाते हैं? बडिंग में जैसे ये ईस्ट है, ये पेरेंट सेल है। जब बडिंग होगी तो इसमें क्या होगा? एक छोटा सा बड बनेगा। बाद में क्या होगा? ये पेरेंट्स अलग अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो नीचे वाली तो पेरेंट सेल ही रहेगी, ऊपर वाली क्या कहलाएगी? ये डॉटर सेल है।
और डॉटर सेल ग्रो करके फिर इतनी बड़ी बन जाएगी, है ना। तो बडिंग में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बडिंग में एट ए टाइम केवल नंबर जब इंक्रीज होगा तो ये एक इंक्रीज होगा, मतलब एक से दो सेल बनेंगी। फिर उसके बाद ये तो डॉटर सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये दोबारा बडिंग में जा सकती है, तो फिर यहाँ से भी दो बन जाएंगी, तो टोटल तीन हो जाएंगी। बाइनरी फिशन और बडिंग का एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि बाइनरी फिशन में एक से दो सेल बनेंगी और वो दोनों आगे डिवाइड करती है, बट बडिंग में एक से एक सेल बनी और एक वैसी ही रह गई, और आगे ये जाएगी तो फिर एक बनेगी और एक यही रह जाएगी, फिर आगे जाएगी तो ये वाली बनेगी। डॉटर सेल हमेशा डॉटर सेल ही रहती है। तो बडिंग और फिशन ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो ईस्ट में आपको मिल सकते हैं। और एक तीसरा केस कि अगर फंगी मल्टी सेलुलर है तो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन तो है ही। फंगी के आप अलग अलग फ्रेगमेंट बना दीजिए और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक कॉलोनी बना सकता है, एक कॉलोनी क्रिएट कर सकता है, तो उसके हिसाब से फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन फंगी के साथ रहेगा। तो बडिंग और फिशन हम पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट, अदरवाइज फंगी में क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। जैसे कई बार आपने नोटिस किया भी हो घर में कि ब्रेड पे फंगी लग गई तो हमारी टेंडेंसी होती है कि भाई ब्रेड फेंकेंगे नहीं, वो उतना सा पीस तोड़ देते हैं और बाकी ब्रेड यूज कर लेते हैं, या बाकी ब्रेड उठा के रख दी, पता चला फिर 2 दिन बाद लग गई फंगी में। क्योंकि जब आपने तोड़ा तो फंगी तो माइक्रोस्कोपिक है, आपको दिखाई तो दे नहीं रही कि ब्रेड के अंदर वो कहाँ तक गई हुई है। अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी फ्रेगमेंट का रह जाएगा देन फिर एक सर्टेन टाइम के बाद उतनी कॉलोनी बना देगा। तो या तो पूरी पूरी ब्रेड की स्लाइस फेंक दीजिए या सारी ब्रेड हटा दीजिए। एक खराब हुई है तो उसके ऊपर और नीचे हम 3 ब्रेड हटा दें तो शायद हम प्रिवेंशन कर सकें कि फंगी स्प्रेड ना करे। अदरवाइज फ्रेगमेंट हुआ तो नई कॉलोनी दोबारा से बन जाएगी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो कॉमन है। फ्रेगमेंटेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमें सारी फंगी पढ़नी है, आप किसी का भी फ्रेगमेंटेशन कर लिए। एक सेल वाले का फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से कॉमन लाइन है कि आप ईस्ट का फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। ईस्ट एक सिंगल सेल का है, सिंगल सेल को ही तोड़ दोगे तो फ्रेगमेंट कैसे बनेंगे, फिर तो सर्वाइवल ही नहीं होगा। बाकी जगह आप कर सकते हैं। अब आता है फंगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय स्पोर फॉर्मेशन। अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे। और फंगी की प्लांट बॉडी कैसी है, एन, तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होंगे, इसमें जो स्पोर्स हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। अभी तो कोई डाउट है ही नहीं आपके पास कि ये स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन। आप जो भी पढ़ रहे हैं स्पोर वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही बनेगा। तो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन कॉमन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है और हैप्लॉइड स्टेटस कॉमन है। आगे जो भी पढ़ने वाले हैं ये 3 चीजें कॉमन है। एक तो स्पोर का नाम जो भी लिखा जाएगा वो एसेक्सुअल स्पोर होगा, हैप्लॉइड स्पोर होगा, फेवरेबल कंडीशन के अंदर बनेगा। अब कौन कौन से स्पोर्स हैं, जो पहला स्पोर हम पढ़ते हैं वो है जू स्पोर। फर्स्ट क्या है, जू स्पोर है। जू स्पोर कैसे बन रहे हैं, जू स्पोर्स होते कैसे हैं, ये देखिए। एक तो ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर ही बनेंगे, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जू स्पोरेंजियम। जैसे अभी आपने स्लाइम मोल्ड में लिखा था स्पोर के लिए स्पोरेंजियम, ऐसे ये जू स्पोर के लिए क्या बन गया, जू स्पोरेंजियम। इसका मतलब स्पोर कैसा बना है, इस मेम्ब्रेन के अंदर बना है, तो ये क्या कहलाएगा, एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। ये एंडोजीनस स्पोर हो गया। और स्पोर होते कैसे हैं, दीज आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड, इनके अंदर फ्लैजिला होगा स्पोर में, लाइक दिस। ये जू स्पोर है, ये जो स्ट्रक्चर बने हैं दीज आर जू स्पोर्स। और ये जू स्पोर कैसा है, ये मोटाइल है, मूव कर सकता है, और मोटाइल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैजिला, तो फ्लैजिलेटेड है। बाकी शेप के हिसाब से आपको लग रहा है नाशपाती के जैसा है तो पियर शेप हो गया, किसी और शेप के भी हो सकते हैं, हम शेप पे भी नहीं जा रहे। अभी हमें क्या पढ़ना है कि मोटिलिटी प्रेजेंट है, जो स्पोर्स आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, मेम्ब्रेन के अंदर बन रहे हैं
एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड ज़ूस्पोर एंजियम। कब बन रहे हैं? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। तो ज़ूस्पोर कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड हैं, एसेक्सुअल हैं, फेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, मोटाइल हैं और मेम्ब्रेन के अंदर बन रहे हैं। मेम्ब्रेन के अंदर बन रहे हैं तो क्या कहलाएगा? एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। क्लियर? एग्जाम्पल कहाँ बनते हैं? एक क्लास हम पढ़ेंगे, सब क्लास ऊमाइसिटीज। अभी आप लिख लीजिए, अगली क्लास में आप पहुंच जाएंगे। ऊमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज का ही एक सब क्लास है। फाइकोमाइसिटीज आपकी बुक में दी हुई है, उसमें एक नाम आएगा ऊमाइसिटीज, उसके अंदर ये बनेंगे। कैरेक्टरिस्टिक है इस सब क्लास में जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे सब में ज़ूस्पोर के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्टेज या प्रेजेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी का क्लासिफाइंग क्राइटेरिया है। फंगी को अलग अलग क्लास में डिवाइड करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी आप इतना याद कर लीजिए, बाकी हम क्लास में देख लेंगे। दूसरे टाइप के क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर या ए प्लानो स्पोर। ये दूसरे टाइप के। अब ये कैसे बन रहे हैं? ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर ही बनेंगे। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, या तो नाम के हिसाब से लिखेंगे तो स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम या ए प्लानो स्पोरेंजियम। खास बात ये होती है कि ये स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। फिगर से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये कैसे हैं? ये नॉन मोटाइल है, बने ये भी मेम्ब्रेन के अंदर है, तो ये वर्ड यहां भी आएगा, एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। तो दोनों में केवल डिफरेंस किस चीज का है? मोटिलिटी का। एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल। बोथ आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। ज़ूस्पोर के लिए ज़ूस्पोरेंजियम, ए प्लानोस्पोर के लिए ए प्लानोस्पोरेंजियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, एंड दीज आर एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड स्पोर्स। है ना, क्योंकि स्पोर से बहुत सारे क्वेश्चन फंगी में होंगे तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, इसीलिए बड़े आराम से फंगी पढ़िए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फंगी का तो फिक्स होगा। एक फंगी का फिक्स होगा, एक वायरस का फिक्स होगा। मोनेरा प्रोटिस्टा से कभी आता है कभी नहीं आता, कभी 2 या 3 क्वेश्चन फंगी से आ जाते हैं। तो फंगी इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, और डिटेल भी फंगी की है क्योंकि फंगी की क्लासेस भी आपकी सिलेबस में दी हुई है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। इस क्लास का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वो फाइकोमाइसिटीज का एक दूसरा मेंबर है, जाइगोमाइसिटीज। ये फाइकोमाइसिटीज में ही आता है क्योंकि एनसीईआरटी में टर्म फाइकोमाइसिटीज है। हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, ऊमाइसिटीज अलग और जाइगोमाइसिटीज अलग। अगर आप फाइकोमाइसिटीज में पढ़ोगे एनसीईआरटी तो उसमें लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल और बाय मोटाइल स्पोर। तो नॉन मोटाइल होगा तो ए प्लानोस्पोर नाम आएगा, मोटाइल होगा तो ज़ूस्पोर है, क्योंकि दोनों में मिला के एनसीईआरटी में लिखा है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्लास का नाम है वो फाइकोमाइसिटीज है। अगर अलग अलग करके पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मोटाइल किसमें है और नॉन मोटाइल किसमें है, और दोनों ही एंडोजीनस है। नाउ लास्ट थर्ड वन इज कोनिडिया, या इनको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। अब यहाँ खास बात ये है कि है तो ये भी नॉन मोटाइल, तो इसके जैसे हो जाएंगे, लेकिन ये मेम्ब्रेन से बाहर बनते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक होगा, ये स्टॉक है, और इसके ऊपर ये चेन ऑफ कोनिडिया आएगा लाइक दिस। ये स्टॉक है, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडिया बियर करने वाला। और यहां से आता है ये क्या है? दिस इज चेन ऑफ कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर, जो लिखना चाहें। और ये है नॉन मोटाइल, आपको दिख ही रहा है, इनमें फ्लैजिला तो है नहीं, तो ये कैसे हैं? नॉन मोटाइल। लेकिन ये बाहर बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं तो ये कैसा होगा?
एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। जब इनको लिखोगे कोनिडिया क्या है, तो दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड, ये सब कॉमन है। तो अगर आप ए प्लानोस्पोर और कोनिडिया को डिफरेंस में लेके आते हैं तो ये एंडोजीनस है और ये एक्सोजीनस है, बोथ आर नॉन मोटाइल। अगर आप इन दोनों को लाते हैं तो दोनों एंडोजीनस हैं, बट दिस वन इज मोटाइल, दिस वन इज नॉन, ये आएगा। और कोनिडिया कहाँ प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल इन हायर फंगी, बाकी जो भी आपको क्लासेस पढ़नी है सब जगह कोनिडिया है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इवन ड्यूटेरोमाइसिटीज इज आल्सो हैविंग कोनिडिया। कोनिडिया 3 जगह आएंगे क्लास के हिसाब से, फाइकोमाइसिटीज में ये दोनों आ जाएंगे। मैंने आपको एसेक्सुअल, और ये भी केवल वो है जो फेवरेबल कंडीशन में पढ़ा आपने, है ना। मान लीजिए अनफेवरेबल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो फिर और स्कोर बनेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल उतना पढ़ना है जितना हमारा काम का है, या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैंने जैसे ये अलग अलग वर्ड दे दिया आपको कि oomaइसिटीज और ज़ाइगोमाइसिटीज एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, उसने एक डायरेक्ट लाइन लिख दी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल और बाय नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, तो आपको पता होना चाहिए। और नीचे 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एल्ब्यूगो और राइजोपस लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि राइजोपस में कौन सा है, मोटाइल है नॉन मोटाइल है, या एल्ब्यूगो में कौन सा है, मोटाइल है नॉन मोटाइल है, तो आपको अलग अलग करके भी पता होना चाहिए। तो वो हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो इनके जब डिटेल के बारे में आप पढ़ेंगे तब ये बात आ जाएगी। सर नीचे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। जस्ट आज के लिए इतना ही, और आपके टेस्ट में भी यहीं तक आएगा, वीकली टेस्ट में भी यहीं तक। सर दिख नहीं रहा है नीचे का। अब सर हो गया। सर एक चीज पूछना था सर, नीट में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं? एक्चुअली वैसे अगर मैं कहूँ तो जितना कंटेंट इस चैप्टर में यहाँ प्रिंट किया है एनसीईआरटी ने, तो 4 क्वेश्चंस मान लीजिए, 3 to 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे आपको। लेकिन जैसे होता क्या है कि मान लीजिए वो आपसे ये कहें कि कोई भी बैक्टीरिया है कि उस बैक्टीरिया का रोल क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब रिलेटेड हो गया ना, क्योंकि टैक्सोनॉमिकली यहाँ दे रखा है और बाकी हर चैप्टर में बिखेर दिया। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इनमें से कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप आंसर लिखेंगे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। अब ये बात 2 जगह हो गई, एनसीईआरटी ने इस बात को एज सच लिखा हुआ है इन मिनरल न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया का मोनेरा यानी कि इस चैप्टर में दिया। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को कहाँ रखोगे, इसको मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन मानोगे या इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मानोगे? तो इस बेसिस पे देखा जाएगा तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ भी जाएगा, मतलब 3 से 4 की जगह 5 से 6 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकते हैं। लेकिन जितनी लाइन यहाँ प्रिंट की है उस हिसाब से देखेंगे तो 3 to 4 क्वेश्चन तो कॉमन है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। एक वायरस का फिक्स हो जाता है, एक फंगी का फिक्स, फंगी के तो 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं क्योंकि क्लासेस भी सिलेबस में, मोनेरा से एक आ गया या प्रोटिस्टा से एक आ गया, इतना आ जाता है। वैसे नोट्स कब अपलोडेड होंगे? हाँ मैं आप जब कहोगे मैं आपको पीछे का चाहिए मैं वो भी भेज दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ सर, पीछे के नोट्स दे दीजिए, है ना, लेकिन मैं दे तो दूंगा, ये मत करिएगा कि बस क्लास ऑन किया मोबाइल और फिर ठीक है नोट्स तो सर भेज ही देंगे, याद ही तो करना है कर नो सर मेरे ना छूट गया था क्योंकि मैंने बाद क्लास ज्वाइन की है ना। हाँ ठीक है, हाँ सर बीच बीच में थोड़ा सा पॉइंट्स छूट जाते हैं तो उसमें लिख लेते हैं ना। मैं दे दूंगा। इस तरीके से पढ़ने में बस एक यही बेनिफिट है, आपको मेरी फेस नहीं दिखाई दे रहा वो एक अलग कंसर्न है, लेकिन आपको पीडीएफ फाइल मिल सकती है। अगर आप पेन टैप के हिसाब से पढ़ेंगे तो पीडीएफ फाइल देना मुश्किल होगा, आपको सीधे सीधे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और फिर पेन टैप पे चीजों को ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पेन चला लूंगा उस हिसाब से पेन टैप रीड नहीं करेगा, है ना। फिगर नहीं बनाना पेन टैप पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हालांकि बनने को वहां भी बन जाते हैं। एक्चुअली उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, हम कुछ ना 1-2 क्लासेस में से शॉर्ट आउट कर लेंगे तो फेस टू फेस क्लास भी हो सकती है। अभी तो इसी तरीके से मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा पीडीएफ में पीछे का भी सारे लेक्चर्स का दे दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, टेस्ट में यहाँ तक आएगा और टेस्ट का डिस्कशन जो भी करना है वो करेंगे। डीपीपी आपको कुछ देर में मिल ही जाएगी आज के कंटेंट के हिसाब से। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।